हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो गाइज, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को पढ़ना। आज आपका होने वाला है इंट्रोडक्शन लेक्चर। आज हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैं एवरीडे लाइफ का बात करूं या फिर अदर हैंड में बात करूं, इंजीनियरिंग एग्जाम्स का मैं बात करूं, तो दोनों ही पर्पस में क्यों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को पता है, मैकेनिकल रहे या सिविल रहे, दोनों को ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इट मीन्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर इस सब्जेक्ट में, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम में आपको मजबूती इस सब्जेक्ट में पकड़ बनाना है, मजबूत बनना है, तो इसके लिए आपको बेसिक चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का पूरा जो क्लास रहेगा सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक चीज़ों को मैं आप लोग को बताऊंगा, ताकि आप लोग फील कर पाओ कि आखिर ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है। इसमें अगर जो जो चीज़ का जरूरत पड़ता है, चाहे मटेरियल का सिलेक्शन करना, शेप एंड साइज का, लोड का, फेल्योर का, ये सभी चीज़ क्या होता है, ये कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको आंकते हैं, कैसे इसका स्टडी करते हैं, उससे क्या होता है, सब चीज़ के बारे में आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज हम लोग काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, काफ़ी सिंपलर चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अदर एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे जब आप समझिएगा बड़े बड़े थ्योरम को, डेरिवेशन को, कुछ भी चीज़ समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हेल्प करने वाला है, राइट। और जैसे मैंने कहा, सिविल रहे या मैकेनिकल रहे, दोनों के लिए सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब सिंपल है कि इस सब्जेक्ट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है किसी भी एग्जाम में, चाहे मैकेनिकल का बात करें, सिविल का बात करें, कोई भी अगर आप एग्जाम में मतलब प्रिपेयर करते हो, तो वहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछा जाता है। इसके अलावा हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको पता है कि सॉम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको मॉस भी कहा जाता है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसके अलावा सॉलिड में भी आ जाता है डिफॉर्मल बॉडी, तो कहा जाता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडी। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग के टर्म में बात करूं तो मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ इसका 3-4 नाम है भाई, सॉम है, मॉस है, इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर है, स्ट्रेंथ ऑफ डिफॉर्मल बॉडी है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है। तो ये इतना सारा इतना नाम जो है वो क्यों पड़ा है, किस लिहाज से पढ़ा है? जैसे मैंने कहा, चूंकि मैकेनिकल और सिविल दोनों को पढ़ना पड़ता है ना, दैट इज वाई इसका नाम सिविल के टर्म में रखा गया स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। मैकेनिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मशीन वगैरह के बारे में, और सिविल में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कोई मान लो हम बीम बनाए या फिर कोई स्ट्रक्चर बड़ा बना रहे, डैम बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, पिलर बना रहे हैं, वो सिविल का बात करते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रक्चर एक बनाते हैं हम लोग, दैट इज वाई। और वहाँ पे जो भी पार्ट रहता है वो फिक्स पार्ट रहता है, मूवेबल। ऐसा नहीं होता ना कि जो भी ब्रिज बनता है वो भाई मूव करता, हिलता है, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो पिलर कोई बनता कि वो मूव करेगा, फ्लेक्स करेगा, नहीं, वो तो टूट जाएगा ना। फिर मेरा बात समझा? जैसे मान लो कोई ब्रिज ले लो, हावड़ा ब्रिज ले लो, कोई भी ब्रिज ले लो, वो मूव नहीं करेगा, वो फिक्स रहता है। तो उसका जो भी पार्ट रहता है फिक्स रहता है, वो होता है किसमें, उसको स्ट्रक्चर कहा जाता है, जो कि सिविल में पढ़ा जाता है। अगर मैं मैकेनिकल बात करूं, हम लोग का बात करूं, तो मैकेनिकल में क्या होता है, मूवेबल बॉडी रहता है, मशीन रहता है। आप कोई भी मशीन ले लो, चाहे ऑटोमोबाइल पार्ट का ले लो, इंजन कोई पार्ट ले लो, स्टीम बॉयलर ले लो, पावर प्लांट का ले लो, हर जगह पे आप क्या देखोगे, रोटेटिंग रहता है। उसमें भी फिक्स और रोटेटिंग दोनों पार्ट रहता है। क्योंकि मान लो मेरा हैंड देखो, मेरा हैंड मूव कर रहा है, ये भी एक तरह का मशीन है। ये कहीं ना कहीं देखो, मेरा शोल्डर में यहाँ जो है आर्म मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो मेरा बॉडी जो स्टेशनरी पार्ट है, ये भी एक लिंक हो गया, एक बॉडी हो गया। तो एक फिक्स पार्ट, एक मूवेबल पार्ट। तो एक जो मूव कर रहा है ना, किसी के अबाउट ही मूव कर रहा है, जैसे इसको मूव कर रहे हैं तो इसके अबाउट मूव कर रहा है, इसके अबाउट ये मूव कर रहा है। तो एक फिक्स, एक मूवेबल, दोनों रहता है। लेकिन मैकेनिकल में बात करें, मशीन में मूवेबल और फिक्स पार्ट दोनों रहता है। लेकिन सिविल के केस में, स्ट्रक्चर के केस में क्या रहता है, ऑलवेज मैक्सिमम जो पाया जाता है ना, वो कैसा पाया जाता है, फिक्स ही पाया जाता है, फिक्स ही मशीन पाया जाता है। तो इन दोनों के बेसिस पे अलग अलग नाम पड़ता है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। समझेंगे, हम लोग का काम ही आज यही है कि समझना। आज के क्लास में आप जब जाइएगा, क्लास को ऑफ कीजिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है, नाम इतना सब क्यों पड़ा है, क्या क्या चीज़ों को जरूरत पड़ता है। तो काफ़ी बेसिक होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए भाई, शुभारंभ किया जाए क्लास को, और काफ़ी मज़ा आने वाला है क्लास में, डोंट वरी, है ना। बस पेशेंस बनाए रखना है, और मेरे साथ जो है जैसे जैसे मैं बताते चलता हूँ, सिर्फ आपको ध्यान से समझते रहना है, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। अटेंशन देके समझना है, ज़्यादा मन को डाइवर्ट मत कीजिएगा, फोकस रखिए पढ़ाई में। बाकी मैं इंटरेस्टिंग करूँगा ही करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एनिमेशन के थ्रू, जैसे मेरा जो आदत है, मैं एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे बताऊँगा, आप देख ही सकते हो। हमेशा मैं करता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट रहे, देखो चाहे प्लास्टिक रहे, इलास्टिक रहे, सब चीज़ को मैं यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू आपको समझाऊँगा। तो डोंट वरी, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ काफ़ी डेप्थ वाइज और सिंपलर भाषा में बताऊँगा, ताकि आप लोग समझोगे। खैर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो ये बात समझो कि सर ये बताइए, मैं पहले तो इसको ना हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है।
भाई साहब जब हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि सर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये हाईलाइट हो नहीं रहा, ऐसे करते हैं। समटाइम ये मुझे समझ नहीं आता, कभी कभी क्या होता है ना कि एक तो आईपैड वगैरह इतना ले लेता है फिर भी ये काम कभी कभी नहीं करता है। तो ये देखो ये हाईलाइट हो ही नहीं रहा, आई डोंट नो वाई। चलो कोई नहीं, इट्स ओके। तो भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो जैसे मैंने कहा कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो होता है सम होता है। सिविल में इसको मतलब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। मैकेनिकल वाला 3-4 नाम से जानता है, अदर, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडी, है ना, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, बात ये करते हैं कि सर ये तो होता है सिविल के लिए भी पढ़ते हैं और मैकेनिकली करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, समझना किसका मैं बात करता हूँ, मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल में क्या यूज़ करते हैं हम लोग सर, मशीन यूज़ करते हैं। मैकेनिकल में क्या यूज़ करते हैं हम लोग, मशीन यूज़ करते हैं। ठीक है सर, मशीन यूज़ करते हैं। मशीन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मशीन में लिंक्स रहता है, काइनेमेटिक्स लिंक रहता है, चेन रहता है ना, उस तरह करके वो पेयर बनाता है, जिससे मेरा क्या बनता है, एक मशीन पार्ट रोटेट वगैरह करता है, जो कि एक मोशन को दूसरे मोशन में कन्वर्ट करता है, या फिर बहुत सारा मोशन होता है, वो अलग बात है, लेकिन हम मशीन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मशीन में क्या होता है, कुछ पार्ट्स मेरा फिक्स भी होता है और कुछ पार्ट्स मेरा क्या होता है, मूवेबल भी होता है। ठीक है, क्या होता है, या फिर बोल सकते हो रोटेशन वाला पार्ट, रोटेटिंग पार्ट। कुछ मेरा रोटेटिंग पार्ट होता है और कुछ मेरा फिक्स पार्ट होता है। अच्छा, मैक्सिमम क्या होता है सर, ये ध्यान रखिएगा, तो मैक्सिमम मेरा रोटेटिंग पार्ट होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अधिकतर मेरा मशीन, कोई मशीन लेना, कोई घूम रहा, टरबाइन घूम रहा, या फिर कोई गाड़ी चल रहा फिर भी मोशन कर रहा है, वो घूमता ही घूमता है। टायर का भी पार्ट जो है वहाँ पे क्लच वगैरह लगा है, सारा चीज़ लगा है, ब्रेक लगा है, वो क्या कर रहा है, रोटेट करता है। रोटेटरी अधिकतर जो हम लोग का मैक्सिमम पार्ट है तो रोटेटरी रहता है। अच्छा ठीक है सर। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिविल का, क्योंकि सिविल के लिए भी है, दोनों के लिहाज से समझना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सिविल के लिहाज से बात करता हूँ सर, सिविल के लिहाज से, तो सिविल में क्या, जिस तरह हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मशीन है, तो सिविल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिविल के लिए इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर। क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर। लाइक अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे स्ट्रक्चर जान लो आप लोग, जैसे आप ले लो कोई ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज है, कोई आप पिलर बना रहे हैं, है ना, कोई आप कोई भी और वॉल बना रहे हैं, इस तरह का चीज़, कोई इंक्लाइंड चीज़ बना रहे हैं, जैसे कोई पुल बना रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ब्रिज वगैरह का जो भी लगा रहता है वहाँ पे, वो क्या रहता है, ट्रस टाइप से रहता है, ट्रस एंड फ्रेम। जो घर बिल्डिंग खड़ा किया जाता है वहाँ बहुत सारा पिलर से खड़ा किया जाता है, वही तो सिविल में लोग करता है ना, घर वगैरह बनाता है, ब्रिज वगैरह बनाता है। तो ध्यान देखिएगा, पिलर क्या, पिलर मूव करता नहीं, तो वो फिक्स रहता है। स्ट्रक्चर जो भी फ्रेम रहता है, मान लो इस तरह का रहता है, कोई चीज़ इस तरह का रहता है, इसी तरह का कुछ रहता है मेरा, है ना, ऐसा कुछ रहता है। तो ये तो घर जैसा मैंने बता दिया। अगर मैं यहाँ पे ब्रिज बनाने का ट्राई करूँ, है ना, आई एम नॉट अ सिविल इंजीनियर, तो आप लोग फील कर लेना। चलो ठीक है, इसी तरह का कुछ रहता है ना भाई, इसी तरह का कुछ रहता है, ऐसे रहता है, इस तरह का रहता है ना, और ऐसा रहता है। तो कोई ब्रिज भी जो रहता है ना, वो कैसा रहता है आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी वहाँ पे ट्रसेस रहता है ना, वो फिक्स रहता है, ट्रेंगुलर पोर्शन पे रह जाता है, फिक्स रहता है, ताकि मूव ना करे। ये उसका काम ही है, ताकि लोड को बियर कर सके, लोड को बियर कर सके, फेल्योर ना हो, सेब को झेल सके, कोई लोड को झेल सके सेब कंडीशन तक, वो उसका काम है। मतलब कहने का मतलब सिविल के लिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एग्जाम्पल मैंने कहा ब्रिज हो गया, पिलर हो गया। मशीन तो बहुत सारा हजारों मशीन हो, व्हीकल का मशीन ले लो, बाइसाइकिल का मशीन ले लो, एरोप्लेन का मशीन ले लो, टर्बाइन ले लो, पावर प्लांट का मशीन ले लो, रेलवे का मशीन ले लो, हर चीज़ मशीन है। एक घड़ी भी ले लो, ये भी एक मशीन है, तो घड़ी भी देखो मूव कर रहा है। आपका मोबाइल है, मोबाइल भी जो चल रहा है, जिसमें मोबाइल स्मार्टफोन होता है, लैपटॉप होता है, वो भी देखिए फैन चल रहा है, मशीन कुछ रोटेट हो रहा है, आउटपुट जैसे कुछ डिस्क वगैरह डालते हो, वो आउटपुट आगे पीछे जा रहा है, मतलब रोटेटिंग पार्ट तो रहता ही, कुछ ना कुछ रहता ही है। समझ रहे मेरी बात की नहीं, ओके, ये सभी चीज़ है। लेकिन हाँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जो है फिक्स पार्ट होता नहीं, होता लेकिन कम होता है। तो सिविल के केस में अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें अधिकतर क्या रहता है, फिक्स पार्ट, ठीक है, फिक्स पार्ट रहता है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ, कुछ मूवेबल हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम में बात करते हैं यहाँ पे क्या रहता है मेरा, मैं आपका फिक्स पार्ट रहता है। अच्छा, ये चीज़ मैं एकदम बेसिक से खोल के बता रहा हूँ, पहले समझना, फिर ऑटोमेटिक आपको ये जो नाम पढ़ा ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सब समझ में आ जाएगा। बस समझो कि मैकेनिकल में क्या पढ़ते हैं, सिविल में क्या पढ़ते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस अगर बोलेगा तो आपको यही बोलना है कि सर जी ये बताइए, अगर आपको कोई ये पूछा जाता है, इसरो वगैरह, DRDO वगैरह में पूछा जाता है ना, PSU वगैरह में पूछा जाता है कि क्या होता है सिविल जो हम लोग सॉम पढ़ते हैं, वो मैकेनिकल के सॉम में और सिविल के सॉम में क्या डिफरेंस है, तो डियर अगर यह बता दीजिएगा तो आप बिल्कुल सही हैं, एकदम सेम डेफिनेशन कि सर मैकेनिक्स के लिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, हमारे लिए एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मशीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एज ए सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. So in machine there are fixed part as well as movable part. But in case of civil engineering in a structure
इन स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेज और पिलर फिक्स पार्ट इज मैक्सिमम अलाउड, यानी फिक्स पार्ट मैक्सिमम उसमें रहा जाता है टू स्टेबलाइज द कंडीशन ऑफ द ब्रिज और स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए, लोड को बियर करने के लिए स्ट्रक्चर में क्या रहता है, अधिकतर फिक्स पार्ट रहता है। अच्छा, ये चीज समझ गए। अच्छा, इसका मतलब ये एक चीज मैं बोल सकता हूं, तो कोई भी जो मशीन रहता है, ठीक है, आप लोग बस देखते जाइए, ठीक है। तो कोई भी जो मशीन रहता है, मशीन का जो पार्ट बना रहता है, क्यों बनाते हैं हम लोग, ये चीज बनाओ, ब्रिज बनाए क्यों बनाए, मशीन बनाए क्यों बनाए, ब्रिज वगैरह क्यों बनाए, ताकि एक सेफ लोड तक वो झेल सके। जो भी चीज उसमें गाड़ी चलता है, इंसान पार हो रहा है, लोड पार हो रहा है, ब्रिज का काम वही है। घर का काम क्या है, लोड में जितने इंसान रहते हैं, मतलब आई मीन सॉरी, घर में उस स्ट्रक्चर में जितना इंसान रह रहा है, उसके ऊपर जितना बिल्डिंग बनाया गया है, उस सबको बेयर करे। तो एक सेफ लोड होता है। क्या लेके चलते हैं हम लोग, सेफ लोड। उस सेफ लोड कोई ना कोई एक लिमिट लेके चलते हैं कि भाई ये 100 किलो न्यूटन के बाद ब्रेक कर जा रहा है, तो वो मेरा क्या हो गया, एक लिमिट वैल्यू हो गया। तो हम लोग ट्राई करते हैं उस लिमिट वैल्यू के नीचे लोड रहे। तो यानी कि एक सेफ हम लोग वैल्यू लेके चलते हैं, उस सेफ वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग कोई चीज को बनाते हैं। आप कुर्सी ले लो एग्जांपल, कुर्सी पता है कि अगर 4 आदमी चढ़ जाए तो कुर्सी टूट जाएगा। तो जब बनाया जाता है ना वो भी, तो उसमें भी चेक किया जाता है, नहीं तो पता चलेगा कोई कुर्सी में 2 आदमी में ही टूट जा रहा, सब में देखिएगा सेम स्ट्रेंथ रहता, तो उसको भी चेक किया जाता प्रॉपर इंजीनियरिंग पर्पज से कि कितना इसका मैक्सिमम लिमिट है, कितना येल्ड पॉइंट है, तो उसके नीचे ही लोड रहेगा, येल्ड पॉइंट जहां से वो ब्रेक कर जाएगा, मैक्सिमम लिमिट। तो लिमिट वैल्यू से कम रखेंगे ताकि सेफ लोड में काम करेगा। अब उसके लिए क्या जरूरत होता है, सेफ लोड में काम करेगा, उसके लिए हमको मटेरियल अच्छा चाहिए। मेरा बात समझ ना, ऐसा तो नहीं कांच का हम लोग बना देंगे कुर्सी, उतना लोड के कांच तो टूट जाएगा तुरंत ही। तो हमको क्या मटेरियल चाहिए, मटेरियल किस शेप एंड साइज का रहेगा वो सिलेक्शन करना पड़ेगा। सेफ लोड इसका कितना, उस मटेरियल का कितना सेफ लोड है वो चेक करना। और ये लोड फेल्योर हो रहा है, क्योंकि लोड अगर हम लोग ज्यादा दे देंगे तो फेल कर जाएगा। और फेल क्यों हो रहा है, ड्यू टू अंडर सम लोड, कुछ लोड के चलते, उस लोड के चलते उसमें फेल्योर आ रहा है। और फेल्योर भी क्यों आया, क्योंकि लोड जब लगा ना तो रिएक्शन देखने को मिला। क्या देखने को मिला, रिएक्शन। तो ये सभी चीज जो है, ये सब चीज मिलके सॉम बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बनता है। समझ आए मेरी बात, इसलिए हम लोग स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो यहां पे अगर मैं, अच्छा ये चीजों को यहां पे समझ आया कि नहीं, क्या मैंने कहा सिंपल कि भाई मैकेनिकल के केस में मशीन इंपॉर्टेंट होता है सर, जिसमें मेरा फिक्स और मूवेबल दोनों पार्ट होता है। अगर मैं बात करूं सिविल के केस में तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है सर, और स्ट्रक्चर के केस में सर जी मेरे लिए फिक्स पार्ट मैक्सिमम देखा जाता है। और ये दोनों में डिफरेंस भी होता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इनके सब सिविल, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सॉम बोलो या फिर उन लोग स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है, मॉस बोलते हैं, स्ट्रेंथ मतलब मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर मॉस। तो दोनों में ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पड़ता है ना, अलग अलग नाम होता है, लेकिन सिविल और इसमें ये दोनों का डिफरेंस होता है। अब कोई भी जो मशीन हम लोग पार्ट बना रहे हैं वो एक सेफ स्ट्रक्चर पार्ट बना रहे, यही मेरा टारगेट रहता है ना। सिविल के लिए भी कोई ब्रिज अगर बना रहा है ना, हम लोग कोई मशीन बनाते हैं तो सेफ बनाते हैं, उसी तरह ब्रिज पिलर कोई बना रहा है तो वो चाहता है मेरा सेफ रहे, मतलब टूटने से बचाना ही हम लोग का टारगेट रहता है। ये नहीं कि मशीन बना लिए, लोड ही झेल नहीं पाया, स्पीड चला, ब्रेक करके फेंका गया, सब पार्ट वूट अलग हो गया, बाइक चला रहे तो वो काम नहीं किया ना। आप ब्रिज बनाए, लोड ही बेयर नहीं कर पाया, टूट गया, तो वो ब्रिज काम का नहीं। आप अच्छा सिविल इंजीनियर नहीं कराएंगे, अच्छा मशीन पार्ट नहीं बना पाए तो अच्छा मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप नहीं कहा जाएंगे। तो हम लोग का काम क्या रहता है, ब्रेकिंग से बचाना, टूटना मैंने ब्रेकिंग से बनाना। अच्छा, ब्रेकिंग का मतलब होता है फेल्यूर। बात मेरा समझ आ रहा कि नहीं, मैंने क्या कहा कि ये सभी चीज हम लोग करते हैं सेफ से, ये सभी चीज समझना। देखो कैसे बना है, हम लोग का काम रहता है इसको सेफ बनाना। सेफ क्यों होगा सर, फेल के चलते होगा, फेलियर के चलते होगा। और फेलियर मतलब टूटना, ब्रेक करना। और क्या मैं बोल सकता हूं कि फेलियर जो होगा, स्ट्रक्चर अगर फेल होगा, इसका मतलब क्या कि मुझे ये, और ये फेलियर क्यों हुआ, स्ट्रक्चर हो जाएगा सर, काम नहीं करेगा। और ये फेलियर क्यों होता है सर, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। यानी कि अगर मुझे सॉम में कोई भी स्ट्रक्चर बनाना तो क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा आप बताइए। सबसे पहले आप ये सिलेक्ट कीजिएगा कि सर फिक्स स्ट्रक्चर है या मूवेबल स्ट्रक्चर है, तो सर मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा मटेरियल का, कैसा मटेरियल मेरा अच्छा है या खराब है, उसका शेप एंड साइज का, जैसे मैंने यहाँ लिखा मटेरियल फिर शेप एंड साइज। फिर मेरा वो शेप कंडीशन लगना चाहिए, मतलब एक लिमिट वैल्यू हम लोग चेक करेंगे उस डिजाइन, क्योंकि अब हम लोग देखो मटेरियल सिलेक्ट कर लिए तो अब बारी आता है मेरा डिजाइन बनाने का कि क्या बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पिलर बना रहे हैं। मैकेनिकल के लिए मतलब बात करें हम लोग, अलग अलग मशीन कोई बना रहे हैं, पार्ट बना रहे हैं, तो डिजाइन करेंगे तो देखें कितना लोड उसमें लगेगा, वो कहाँ लगेगा। कुर्सी बना रहे हैं, मशीन कोई कोई कार बना रहे हैं तो कार में कितना लोड पड़ेगा ताकि मशीन खराब ना हो। उसमें 4 सीटर है कार या फिर बड़ा सा बस है या ट्रेन है, जो भी चीज़ है उस बेसिस पे हमको सेफ लोड, सेफ लिमिट लेके उसको मेंटेन करना है।
ताकि फेलियर ना हो। और फेलियर क्यों होता है? ड्यू टू लोड। अब लोड, टाइप्स ऑफ लोड बहुत सारा हो सकता है, कोई भी लोड लो, शेयर लोड होता है, टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है, लोड होता है, और उस लोड के चलते होता है क्या है, मेरा फेलियर आता है। और फेलियर भी क्यों है? क्योंकि लोड जब लगाते हैं तो रिएक्शन देखने को मिलता है बॉडी में, जिसके चलते वो फेल होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। और चूंकि मेरा उसमें डिफॉर्मेशन आता है, इसलिए इसको हम लोग मैकेनिक्स और डिफॉर्मल बॉडी कहा जाता है। और सॉलिड बॉडी के बारे में भी स्टडी करते हैं, दैट इज व्हाई मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहा जाता है। और इसके इन केस ऑफ एज ए सिविल इंजीनियरिंग हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर का हम लोग फिक्स बॉडी रहता है, डिफॉर्म बॉडी नहीं रहता, फिक्स बॉडी रहता है। तो उसके बारे में भी हम लोग चेक करते हैं, मटेरियल, शेप एंड साइज, फेल्योर, लोड, रिएक्शन, लिमिट वैल्यू, शेप वैल्यू, तो हम लोग उसको मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। समझ आए मेरी बात? तो ये सभी चीज होता है मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं इतना आपको करा दूंगा कि याद हो जाएगा। ठीक है, मेरा काम आपका ये है कि इस क्लास के जाने के बाद ना, आपको आप नहीं भी पढ़ोगे ना, सिर्फ रिवीजन करोगे तो आपको सब चीज़ जो है समझ में आ जाना चाहिए। तो अभी तक हम लोग ये चीज़ समझे, ये सभी चीज़ क्या समझे हम लोग, कि भाई कोई भी चीज़ हम लोग सिस्टम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ये सभी चीज़ करते हैं क्योंकि कुछ सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, कोई ना कोई सिस्टम एक पार्ट में हम लोग ये सभी चीज़ यूज़ करते हैं। और उस सिस्टम या मशीन में या स्ट्रक्चर में फोर्स लगता है, लोड लगता है, और उस लोड के चलते वो क्या होता है, फेलियर होता है, फेल होता है। तो फेल ना हो मेरा सिस्टम, इसके लिए एक हम लोग एक लिमिट वैल्यू सेफ लोड लेके चलते हैं, उसका भी मुझे पता करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट में मैंने जितना कहा, अगर उस चीज़ को मैं सबको हटाता हूँ, तो समझाने के लिए मैंने बताया था। इन शॉर्ट में अगर मैं आपसे कहूँ कि सर पूरा जो आपने बताया ना उसको एक लाइन में बताइए, तो अगर मैं कहूँ सर कि कोई भी जो मटेरियल सर हम लोग सिलेक्शन करते हैं ना, मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, उसको हम लोग मटेरियल सिलेक्ट पहले करते हैं, फिर उसका शेप देखते हैं, फिर इसका हम लोग साइज देखते हैं। साइज इस सभी क्यों कहिए? क्योंकि ये सब का सिलेक्शन का मेरा प्रोसेस है, सिलेक्शन करते हैं। क्यों सिलेक्शन करते हैं सर? क्योंकि हम मुझे शेप स्ट्रक्चर बनाना है। क्या बनाना है? शेप स्ट्रक्चर बना। सर शेप स्ट्रक्चर क्यों बनाना है? ताकि जो भी हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, कोई मशीन बना रहा है, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो अच्छा बन पाए, वो जिस चीज़ के लिए बनाए उस चीज़ के लिए बन पाए। उसके लिए मुझे शेप बनाने, तो टूट जाएगा, फूट जाएगा, क्या ही जरूरत हो, कोई जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा सर ठीक है, यानी कि सिस्टम बना ताकि मेरा कहने का मतलब है फेल ना करे, फेलियर ना। और ये फेल क्यों हो रहा है? सर फेल हो रहा है ड्यू टू लोड। अगर मैं शॉर्ट लिखता हूँ, क्योंकि सर सम जो है ना, सम लोड वहां पे अप्लाई कर रहा है, सम लोड क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो बेसिकली ये जो मैंने पूरा लिखा ना हायरार्की, यही होता है, सब मिलके हो जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सब होता है। क्या हम लोग पढ़े सर? हम लोग मटेरियल जो है ना, से मटेरियल सिलेक्शन करते हैं, कौन शेप कराता। मान लो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, जैसे कि आप कोई मटेरियल लेते हो, जैसे कि हो सकता है आप कंक्रीट का कोई बीम बना रहे हो, स्ट्रक्चर बना रहे हो, घर बना रहे हो, तो कंक्रीट से लेके, तो आपके लिए मटेरियल क्या हो गया? बालू हो गया, आपका जो रेत हो गया, जो भी चीज़ें वहाँ पे, सीमेंट हो गया, स्टील, कोई आप कंक्रीट ले, क्या बोलते हैं, छड़ वगैरह जो लेते हो, रेनफोर्समेंट हो गया, ये सभी चीज़ लेते हो। मैकेनिकल के केस में आ जाता है, तो मशीन पार्ट बनाओगे तो वहाँ पे क्या, आयरन सिलेक्ट करोगे, कास्ट आयरन सिलेक्ट करोगे, या फिर हो सकता है आप प्लास्टिक का कोई चीज़ बना रहे हो, क्योंकि हम लोग जो कार वगैरह बनाते हैं उसमें मटेरियल जो होता है मेरा फेरस, नॉन फेरस भी होता है ना, प्लास्टिक भी होता है, सेरामिक भी होता है। तो प्लास्टिक का भी, जैसे फाइबर का हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर, ऊपर वाला ढांचा वगैरह बना रहे हैं, और बहुत सारा पार्ट बनता है मेरा प्लास्टिक का, बनता ही है, ऑब्वियसली बात है। घड़ी में भी बहुत सारा आप देखिएगा प्लास्टिक का चीज़ बनाया जाता है, सेरामिक का बनता है। तो आप ये सभी चीज़ सिलेक्शन किए मटेरियल का। देन आप किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हो, जैसे क्या कोई रेक्टेंगुलर बना रहे हो, ट्रेंगुलर बना रहे हो, सर्कुलर बना रहे हो, होता है ना भाई, मशीन हर तरह का होता है। तो उस बेसिस पे आप शेप एंड साइज सिलेक्ट किए, और जब शेप एंड साइज सिलेक्ट कर लिए, ये सभी का सिलेक्शन हो गया, मेरा सभी का क्या होगा, सिलेक्शन हो गया, तो मेरा टारगेट अब ये रहा कि उससे हम लोग क्या बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। और डिजाइन कैसा बनाएंगे, मुझे बनाना सेफ डिजाइन। सेफ डिजाइन क्यों सेफ डिजाइन बनाना? क्योंकि जिस चीज के लिए हम बना रहे हैं उस चीज को बेयर कर पाए, एक लिमिट हम लोग लेंगे, उस लिमिट पे, अब उस लिमिट में लिए ताकि एक सिस्टम मेरा सही तरह से फंक्शन करे, ताकि फंक्शन करे। और सेफ लोड में क्यों, ताकि फेल ना करे। और ये फेल क्यों होता है? क्योंकि जब हम लोग लगाते हैं लोड तो वो रिएक्शन अप्लाई करता है, और सेफ लोड को जो पार करता है तो वो फेल कर जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर वो चीज़ होगा तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि इंजीनियर हम लोग का काम ही है लोगों का लाइफ को सिंपलर बनाना, ईजी बनाना, और हमेशा आगे बढ़ाना, मतलब उन्नति की ओर जाना। और उन्नति कब होगा? जब मशीन ज़्यादा तरक्की करेगा। अलग बात है कि ज़्यादा ही मशीन हम लोग को नहीं जाना चाहिए, लेकिन हाँ, हम लोग का सिंपल एज ए इंजीनियर हम लोग का काम रहता है टेक्नोलॉजी को खोज करना,
एंड लाइफ के जो इंसान है उनके लाइफ को सहूलियत प्रदान करना, इजी बनाना। इजी कैसे होता है? इन सभी चीज़ों को करके, इन सभी चीज़ों करके जो हम लोग ये सभी चीज़ करते कहाँ? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? बाकी मटेरियल क्या होता है, कैसा होता है, ये सभी चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं हम लोग अदर सब्जेक्ट में, दैट इज योर इंजीनियरिंग मटेरियल में पढ़ते हैं, है ना। फिर उसका कैसे हम लोग बनाते हैं ये सभी डिजाइन वगैरह, कि सर्कुलर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो वो हम लोग करते हैं किस में? प्रोडक्शन में। जैसे कास्टिंग, सर्कुलर में तो कास्टिंग कर रहे हैं, तो मेटल कटिंग कर रहे हैं तो मेटल कटिंग उसमें पढ़ते हैं। तो वो सभी चीज़ तो आपका प्रोडक्शन में आप पढ़ते हो, ठीक है। प्रोडक्शन में चाहे कास्टिंग का बात करेंगे, मेटल कटिंग का बात करेंगे, है ना, ड्रिलिंग का बात करेंगे, ये सभी चीज़ उसमें हम लोग देखते हैं। चलिए वो तो चीज़ होगी। और इंजीनियरिंग मटेरियल में हम लोग प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि भाई जितना भी प्रॉपर्टी होता है, इलास्टिक, प्लास्टिक, है ना, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, सब चीज़ जो ये किसमें हम लोग स्टडी करते हैं? ये सभी चीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं आपके इंजीनियरिंग मटेरियल में। तो ये सभी चीज़ जो है हम लोग देखते हैं। नाउ अब इतना चीज़ अगर आप समझ गए हैं डियर, तो अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड आगे हम लोग अब क्या देखेंगे? डेफिनेशन। क्या मैं इतना बताने के बाद अगर मैं आपको ये डेफिनेशन लिखा हूँ तो आप एक बार में समझ जाइएगा। क्या डेफिनेशन है? पढ़िए। इट इज द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इन विच वी अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ लोड ऑन डिफरेंट बॉडी टू गेट रिएक्शन ऑफ द बॉडी। जो मैंने समझा, क्या मैंने कहा? इट इज, एकदम लाइन बाय लाइन आप समझिए। इट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, इन विच, जिसमें हम लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोड हम लोग अप्लाई कर रहे थे। लोड कोई भी लोड हो सकता है, अप्लाई कर सकते हैं। अभी लोड में क्या क्या हो सकता है भाई? मेरा एक्सियल लोड हो सकता है, शेयर लोड हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, एक्सियल हो सकता है, बहुत सारा चीज़, है ना। और ये जो मैंने कहा डिफरेंट तरह का बॉडी में अप्लाई करते हैं, ये बॉडी क्या है? अब ये बॉडी मेरा बार हो सकता है, बीम हो सकता है, शाफ्ट हो सकता है, कॉलम हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ हो सकता है ना, ब्रिज हो सकता है, पिलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बस एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ले लिया है। और जैसे मान ले फॉर एग्जांपल यहाँ में लेकर बार में मेरा एक्सियल लोड लगता है, ऐसा बात नहीं कि बार में मेरा एक्सियल लोड ही लगेगा, हो सकता है एक्सियल के साथ साथ, एक्सियल मतलब क्या? जो मेरा परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ये मेरा सरफेस हो, इसके परपेंडिकुलर लगा, देखो ये 90 डिग्री लगा ना, जैसे ये देखो ये लोड मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसको हम लोग एक्सियल बोलते हैं, चाहे वो कंप्रेसिव रहे या टेंसाइल ले। लेकिन क्या सिर्फ मेरा एक्सियल लोड ही लगता है? यहाँ भी मेरा बार में भी शेयर भी लग सकता है ना, टॉर्क भी लग सकता है, ट्विस्टिंग भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो लगता है वो क्या लगता है? मेरा एक्सियल लगता है। और इसका रिएक्शन क्या देखने को मिलता है? ये एक्सियल लोड का रिएक्शन टेंशन या कंप्रेशन, जैसे दोनों तरफ से लगा तो वो क्या गया? कंप्रेशन, दबा रहे हैं, खींच रहे हैं तो टेंशन, वो कहाँ लग रहा? बार पे लग रहा है। और कैसा लोड है? क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा तो एक्सियल लोड रहा। सिमिलरली बीम में अधिकतर लगता है मेरा शेयर लोड, और ये रिएक्शन क्या देखने को मिलता है? बीम में शेयर लोड लगता है, जिसके चलते देखो ये बेंड कर रहा है ना, या शेयरिंग करेगा, वो शेयरिंग करता है। सेम इस तरह शाफ्ट में टॉर्क वगैरह लगता है, शाफ्ट में लगता है तो वो टॉर्क लगता है, जिससे वो रोटेट करता है। कॉलम में एक्सियल लोड लगता है, सिंपली कॉलम जो होता है ना, घर को खड़ा करते हैं हम लोग, तो देखो कॉलम हो गया। अब कॉलम में मेरा कैसा लोड लगता है? एक्सियल लोड, क्योंकि देखो इस तरह का दबता है, तो अधिकतर मेरा लगता क्या है? कंप्रेसिव, उसमें टेंशन नहीं लगता, घिसता नहीं ना, कोई कॉलम को घिसता नहीं है। ये नीचे मेरा दीवार, ऊपर में घर बनाए तो उसको दबाता है, कंप्रेसिव लोड लगता है। या फिर बकलिंग, कभी कभी क्या होता है? टूट जाएगा, मतलब देखो समझो ये मेरा उंगली है ना, ये देखो ये बकल कर गया, बकल, ठीक है। अब ये सभी चीज क्या होता है ना, डोंट वरी, ये ट्विस्टिंग क्या होता है, टर्निंग क्या होता है, बकलिंग क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, शेयरिंग क्या होता है, कंप्रेशन, टेंशन क्या होता है, सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ए टू जेड पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉडी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। अभी आप समझो बाजी डेफिनेशन। तो यहां पे हम क्या बोल रहे थे डेफिनेशन में? इट इज द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इन विच अप्लाई डिफरेंट टाइप ऑफ लोड ऑन बॉडीज, और डिफरेंट बॉडी में टू गेट रिएक्शन ऑफ द बॉडी, उसका रिएक्शन चेक हम लोग करते हैं और उसी बेसिस पे पता करते हैं। जैसे मैंने समझो ये मैंने रहा, ये सिंपल सा कोई चीज में मैंने लोड लगाया, अभी टूट गया, अब वो मुझे पता चले कितना लोड में टूटा सर, तो 100 न्यूटन में टूट गया, तो इसका सेफ लोड हम लोग कितना लेके चलेंगे? 90। मतलब इसको बोला जाएगा कि इसको भी देंगे कि भाई इसमें 90 न्यूटन से ज्यादा लोड नहीं लगाना, नहीं तो वो टूट जाएगा। सिमिलर वही चेयर, अब एक कुर्सी लेके आए, प्लास्टिक का कुर्सी लेके आया ना, चेयर लेके आए, आपको पता है इसमें 4 आदमी बैठेगा, टूट जाएगा, तो आपको पता है घर में डांटता पापा, अरे उतना जो लोड मत लो नहीं तो टूट जाएगा वो चीज़, वो पता चलो, क्योंकि सेफ लोड उसको पता है। कैसे पता चलो? उतना टाइम से यूज करते आ रहे हैं हम लोग, इंजीनियर नहीं है लेकिन दिमाग तो हम लोग का है ना। तो एक मुझे क्या वो कॉमन सेंस आ जाता है कि इतना आदमी मत बैठना, टूट जाता है। या कोई हैवी व्हीलर है और तो भाई उसको मेंबर बैठना तुम तोड़ देगा, वो सभी तो उससे सेफ लोड का बात कर रहा है। तो ये सभी चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कंप्रेशन क्या आ जाता है, दोनों तरफ से जो है वो दबाया जाता है। कोई शाफ्ट ले लिए, मान लो इस तरह बार है, इसको दोनों तरफ से हम लोग दबा रहे हैं तो ये हो जाता है कंप्रेशन। अगर खींच रहे तो ये होता है टेंशन। अगर शेयर
मतलब सरफेस के अलोंग लग रहा है, अलोंग। देखो ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर लग रहा है, शेयर में परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, पैरेलल लगता है। जैसे मान लो ये मेरा बॉडी है, अब यहाँ पे मैं कोई एक लोड लगा रहा हूँ, थोड़ा सा समझो, बाद में हम लोग टोटल समझेंगे। ये मैंने लोड लगा यहाँ से, इस तरह का लोड लगा, पी लोड। ये देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री में, 90 डिग्री है ना, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्सियल लोड। अब ये मेरा टेंसाइल भी हो सकता है, जैसे मान लो इस तरह बॉडी को खींच रहा है दोनों तरफ से, तो ये मेरा टेंसाइल हो गया, और अगर मेरा दोनों तरफ से दबा रहा है तो कंप्रेसिव हो गया। तो ये कहलाता है मेरा एक्सियल लोड। क्या एक्सियल, दबा रहा है, ये दोनों एक्सियल, ये भी एक्सियल कहलाएगा, ये भी एक्सियल कहलाएगा। लेकिन एक्सियल में कैसा, टेंसाइल और कंप्रेसिव अलग अलग। लेकिन अगर शेयर का बात करेंगे तो शेयर में क्या था, पैरेलल लगता है, मतलब इस तरह लोड लगेगा, मतलब समझो इसके ऊपर में इस तरह घस रहे हैं, समझ रहे हैं, इस तरह हाथ को मसलो, तो ये बेसिकली शेयर है, ऊपर का लेयर को सिर्फ फोर्स वहां पे लगा रहा है, अंदर ये तो यहाँ देखो, अगर मेरा मान लो ये शेयर जो लोड लगेगा ना, यहाँ कहीं लगा रहा है, ऐसे शेयर लगा रहा है, शेयर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैसा हो जाएगा ना, एक टाइम के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो ये यहाँ का यहाँ लेयर लगा, लेकिन यहाँ देखो इतना था, ये घट के इतना हो गया, ट्रायंगल जैसा हो गया। मेरा बात समझा। मारा, आप एक किताब लो, किताब का लेयर बाय लेयर, किताब बाय लेयर यहाँ से किताब लेयर रख लो, आप ऊपर में धक्का लगाओ, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद इस तरह स्लोप में आ जाएगा, नीचे का किताब वहीं रहेगा, लेकिन ऊपर का किताब उधर चलेगा, क्योंकि ऊपर आप फोर्स लगा ना, तो वो शेयर होता है, तो वो पैरेलल ही लगता है, ठीक है। उस तरह टॉर्क होता है, जब उसको घूमता है ना, इसका बेंडिंग होता है, जब बेंडिंग मतलब क्या, इस तरह से बेंड कर जाएगा मेरा बीम, है ना, बीच में लोड लगा तो बेंड, बकल भी वही होता है। सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सभी चीज़ हम लोग किस में पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे ये सभी चीज़ भी आपको समझ में आ गया कि बॉडी, मतलब देखो ये सभी जो मैं लिखा हूँ उसके पीछे लॉजिक है, कि आपको अगर डेफिनेशन इतना याद नहीं रहता ना, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, बॉडी, लोड और रिएक्शन, अगर ये तीन चीज़ आप याद रख लियो ना, तो आप डेफिनेशन भी याद आपका हो जाएगा। सिंपल, मैंने क्या कहा, बॉडी, कोई भी बॉडी में हम लोग लोड अप्लाई करते हैं, और उस लोड के चलते हम लोग क्या होता है, रिएक्शन देखने को मिलता है, जो हम लोग सौ में पढ़ता है। अब ये बॉडी के लिए हम लोग सिलेक्शन किए थे किसका, मटेरियल का, शेप एंड साइज का, देन उसमें हम लोग एक शेप लोड लिए थे, और वो मुझे कहाँ से पता चला, जब लोड अप्लाई किया तब शेप लोड पता चला। तो ये सभी चीज़ होता है मेरा किसमें, जो आपको देखने को मिलता है। तो आई होप सो कि यहाँ से जो है डेफिनेशन आप लोग को जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, जैसे बीम में मैंने कहा शेयर, तो क्या शेयर ही लगता, नहीं डियर, यहाँ शेयर के चलते एक्सियल भी हो सकता है, यहाँ एक्सियल लोड भी लगता है मेरा बीम में, थोड़ा बहुत भी लगता है, लेकिन लगता है, ऐसा बात नहीं है। बीम है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ शेयर ही लग रहा है, एक्सियल भी लगता है, लेकिन मेजर जो मेरा मेजर रेफरेंस रहता है ना, हाँ, मेजर जो शेयर करता है, अधिकतर जो लगता है वो शेयर लगता है बीम में, उस तरह बार में अधिकतर एक्सियल लगता है, शाफ्ट में टॉर्क। लेकिन हाँ, इसमें जैसे शाफ्ट में टॉर्क के साथ ट्विस्टिंग ही मुझे देखने को मिलता है, लेकिन आइडियली अधिकतर ये लगता है, इसीलिए ये चीज़ कहा गया है, ठीक है। और ये रिएक्शन मुझे देखने को मिलता है मैक्सिमम के केस में, याद देना। ये नहीं कि सर आप ये बताए तो यही होता है, ऐसा नहीं है, अभी मैं आप लोग को बस समझा रहा हूँ। यहाँ जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ फिगर लिया हूँ, देखो ये मेरा कोई एक तरह से कॉलम है ना, कॉलम यहाँ देख सकते हो, या फिर आप एक कॉलम ही ले लो, तो कॉलम में देखो ये दोनों तरफ से यहाँ लोड लग रहा है ना, ये लोड लग रहा है, तो ये जो बेसिकली है लोड है, और ये कैसा लोड है, तो देखो ये एक्सियल लोड है, ये लोड कैसा लगा, एक्सियल लोड लगा। तो देखो ये मेरा सबसे पहले बॉडी हो गया, दिस इज वन ईयर बॉडी हो गया, बॉडी में लोड लग रहा है, कैसा लोड लग रहा है, एक्सियल लोड लग रहा है, ये वाला देखो कॉलम का बात करें, और ये है क्या, कॉलम है, तो कॉलम हो गया मेरा बॉडी कैसा हो गया, कॉलम, बॉडी होगा कॉलम, लोड कैसा होगा, एक्सियल। अब रिएक्शन कैसे होगा, टेंसाइल और कंप्रेशन। तो ध्यान से देखो, इस बीम में कैसा लग रहा है, कॉलम में कैसा लोड लग रहा है, इस तरफ से कंप्रेसिव लग रहा है, तो ये कैसा लग रहा है, कंप्रेसिव लग रहा है, तो यहाँ पे कंप्रेशन करेगा, कंप्रेस करेगा, दबेगा, ये टूट जाएगा या फिर जैसे भी होगा, लेकिन कंप्रेस करेगा, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, कंप्रेशन। सिमिलरली इस तरह देखो, ये कॉलम यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, और कॉलम रह रहा है, जो घर में कॉलम यूज करते हैं ना, वो भी यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रहा होगा इस वाले फिगर में। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे लोड लग रहा है। तो इस तरीके से जो है ना, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे जैसे आप चीज़ें समझते जाइएगा, आपको ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते जाएगा, और फिर जो है मैं कुछ भी बताऊंगा आपको, सब चीज़ जो है वो दिमाग में आपको अटैच होते जाएगा। यहाँ पे और एक आपका फिगर दिया गया है, जिस फिगर में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कॉलम बताया गया है, ये देखो ये इसका बीम है, ये यहाँ पे इसका स्लैब है, देख रहे हो, स्लैब है, कॉलम है, बीम है, हर अलग अलग तरह का यहाँ पे लोड लग रहा है, बॉडी अलग अलग बॉडी है, यानी बीम क्या, कॉलम, स्लैब, बीम, दीज आर बॉडीज, और उस बॉडीज में अलग अलग तरह का लोड लग रहा है, किसी में कंप्रेशन लग रहा है, देखो यहाँ पे स्लैब वाले में शेयर लग रहा है, इस तरह से लग रहा है ना स्लैब में, तो ये शेयर हो गया, तो शेयर लग रहा है, किसी में टेंशन लग रहा है, किसी में कंप्रेशन लग रहा है, जो लोड लग रहा है, और रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है, समझ आए। चलिए, तो ये चीज़ हो जाता है। नाउ
अच्छा एक चीज़ है, इस सभी को मैं हटा देता हूँ ताकि नोट्स आप लोग को एकदम साफ सुथरा मिले, इसलिए जब भी कोई चीज़ समझाने के लिए करता है ना वो चीज़ हटा देता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग को एकदम साफ सुथरा बहुत अच्छा मिले। अब यहाँ पे बारी आ जाता है चीज़ों का। थोड़ा यहाँ से देखिए, यहाँ देख रहे कुछ एनिमेशन चल रहा है ना, 3 एनिमेशन चल रहा है। फर्स्ट एनिमेशन देख रहे हो कि एक रबड़ लेके कोई इसे खींच रहा, जिसे छोड़ रहा फिर आ जा रहा, खींच रहा फिर छोड़ रहा फिर आ जा रहा। दूसरा आप क्या देख रहे हो कि बॉडी बिल्डर है जो बॉक्सिंग मार रहा, कुछ मार रहा लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। और तीसरा क्या देख रहे हो कि कोई लोड है जिसमें एक जो आप यहाँ पे देख सकते हो बीच में है ना, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी में इस तरह करके है, और जैसे यहाँ पे इस तरह करके टप कर रहा है वो बेंड हो जा रहा, बेंड कर रहा बेंड ही रहा, फिर से रिटर्न नहीं आ रहा। क्या है क्या नहीं है समझना अभी, डोंट वरी। मैंने कहा अभी तक हम लोग लोड पढ़ लिए, बॉडी के बारे में जिन्हें आपको बताया नहीं। हम लोग ये भी देख लिए सिलेक्शन मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, पॉलीमर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, जैसा मैंने कहा है एलॉय हो सकता है, मटेरियल सिलेक्शन कर लिए। अब बात करते हैं बॉडी, बॉडी किस किस तरह का हो सकता है। अब बॉडी मेरा बीम बार भी हो सकता है ना, यहाँ जैसे देखो, अब देखो यहाँ पे मेरा क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूँगा तो बार भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है और शाफ्ट भी हो सकता है। इजंट इट, ये सभी चीज़ क्या हो सकता है मेरा बॉडी। अब इस बॉडी में जब भी हम लोग, अब बॉडी देखो ये बॉडी है, और इस सब बॉडी का बात करें, ये सभी बॉडी जो है ना, कोई मेरा परफेक्ट इलास्टिक बॉडी भी होता है, कभी कभी मेरा परफेक्ट कोई प्लास्टिक बॉडी भी होता है, और कभी कभी मेरा परफेक्ट रिजिड बॉडी। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलास्टिक बॉडी क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि रिजिड बॉडी क्या होता है। देखो अगर डियर इलास्टिक बॉडी का बात करें, आप समझ नहीं बोलता कि इलास्टिक मेरा है, कोई भी पेंट है इलास्टिक है, रबड़ इलास्टिक है। इलास्टिक करने का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन, विच रिगेन इट शेप एंड साइज व्हेन वी रिमूव द लोड। आप लोड को लगाओ, जैसे यहाँ देखो टेंसाइल लोड लगा, रबड़ को खींच रहा है, लोड लगाए, जैसे हम लोग लोड को रिमूव करेंगे ना, फोर्स को रिमूव करेंगे, छोड़े, फिर से वो रिटर्न आ गया। जैसे रबड़ देखो, रबड़ को खींचो छोड़ दो आ जाए। स्पंज बॉल होता है ना जो मिलता है, स्माइली बॉल, सब ऐसे दबाओगे, जो एक्सरसाइज के लिए किया जाता है, आप दबाओगे दब जाएगा, छोड़ोगे फिर फूल जाएगा। तो लोड जब आप अप्लाई किए तो शेप एंड साइज चेंज कर दिया, लेकिन जैसे छोड़े वो रिगेन अपना शेप में आ गया, रिटर्न आ गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी, जिसका आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब ये परफेक्ट क्यों लिखे हैं उसको मैं बाद में समझाऊंगा, अभी समझो सिर्फ इलास्टिक बॉडी। अच्छा, अब आ जाते हैं प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक का डेफिनेशन देखो, विच डू नॉट एबल टू रिगेन इट शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। मतलब लोड अप्लाई करने के बाद जब उसको छोड़ेंगे तो रिगेन अपना शेप एंड साइज में लोड के वापस नहीं आएगा। सिंपल लोहा देख लो, आप लोहा को बेंड करो, क्या बेंड करने के बाद जब आप लोड छोड़ते हो तो क्या लोहा फिर से रिटर्न आ जाता? नहीं आएगा। चाहे कास्ट आयरन ले लो, कुछ भी ले लो। तो उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखो दिखाया गया है कि देखो एक यहाँ पे है, जैसे इसको बेंड कर रहा हूँ बेंड हो जा रहा है, अब वो फिर से रिटर्न नहीं आ रहा, देखो बेंड ही करके रह जा रहा है। देखो ध्यान से, ये लोड हुआ है, अभी देखो बेंड कर गया, अब देखो बेंड ही रह गया, अब देखो बेंड ही रह गया, यहाँ भी बेंड है, बेंड होकर रह गया, वो रिटर्न नहीं आया। मतलब लोड अप्लाई करने के बाद, लोड अप्लाई किए फिर छोड़ने के बाद रिटर्न नहीं आएगा, तो हो जाता है मेरा प्लास्टिक। इलास्टिक मतलब रिटर्न आ जाता है लोड रिमूव करने के बाद। लोड रिमूव बहुत इंपॉर्टेंट है, लोड लगा करेंगे तब तक होगा, जैसे रिमूव करेंगे रिटर्न आ जाएगा। सिमिलरली प्लास्टिक। और अगर रिजिड का बात करेंगे तो देयर विल बी नो डिफॉर्मेशन आइदर व्हेन यू अप्लाइड फोर्स। अगर रहा है बॉडी तब, या लोड अप्लाई करेंगे फिर भी, छोड़ेंगे फिर भी, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे इसका एग्जांपल, आप पत्थर ले लो, आप पत्थर में लोड अप्लाई करो, वो भले टूट जाएगा लेकिन अपना शेप एंड साइज को चेंज नहीं करेगा। चाहे कितना आप लोड लगाओ उसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा। लोड लगाओ फिर भी उसी शेप एंड साइज में रहेगा, छोड़ेंगे फिर भी उसी शेप में। कोई पत्थर आप ले लो, पत्थर को दोनों हाथ से दबाओ, क्या कोई नजर आएगा शेप एंड साइज चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। आप लोड छोड़ोगे फिर भी वही साइज रहेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखो बॉक्सर मार रहा है, बॉक्सर मार रहा है, क्या उसको शेप एंड साइज चेंज हो रहा? नहीं चेंज हो रहा, नहीं चेंज हो रहा। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग पकड़े होंगे, सर कुछ तो चेंज जरूर होगा, जो बॉक्सर मारता थोड़ा बहुत जो दबता जरूर है। सिमिलरली डियर, इसीलिए मैंने कहा ना परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक, परफेक्ट रिजिड बॉडी, क्योंकि रिजिड ऑलरेडी परफेक्ट ही रहता है ना, उसमें कोई चेंज होता नहीं, इसलिए ऑलरेडी परफेक्ट मैंने लिख दिया। अच्छा, परफेक्ट सर अब क्यों लिखे हैं? डियर, कोई भी इलास्टिक बॉडी जो है ना नेचुरली अकर नहीं होता, ये बस आइडियल है, इमेजिनेशन वाला चीज है। रियल में रियल इलास्टिक बॉडी नहीं होता। इसका क्या मतलब है सर? आप रबड़ ही लो, रबड़ को आप ऐसे करके जब छोड़ोगे ना आ जाएगा रिटर्न, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें डिफॉर्मेशन जरूर होगा। सिमिलरली जैसे रबड़ हम लोग लगाते हैं ना, रबड़, अरे भाई आप देखो ना कोई भी प्लास्टिक वगैरह कुछ बेंड करने के लिए हम लोग रबड़ लगाते हैं, पतला सा रबड़ रहता है, आप रबड़ को खींचो जोर से खींचो, छोड़ो आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे ना, आप 10 बार करो, 10 बार करो, एक बार में पता नहीं चलेगा, 50 बार करो, आप देखोगे अगर पहले सर्कल इतना था ना तो अब सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रबड़ का डाया बड़ा हो जाएगा। कहना मतलब उसमें भी डिफॉर्मेशन आएगा।
यानी कि इलास्टिक बॉडी ऐसा नेचुरल में आकर नहीं होता, ये बस इमेजिनरी होता है। परफेक्ट प्रैक्टिकल इसे लिखा गया, प्रैक्टिकली परफेक्ट इज नॉट पॉसिबल, ये बस आइडियली होता है, आइडियल होता है। जैसे एक्टर में कोई बनना चाहता, मान लो कोई भी एक खास एक्टर है, लाइक कि भाई मतलब अमिताभ बच्चन ले लेता अभी के टाइम पे, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे सब एक्टिंग करना चाहता है। जो भी नया एक्टर बनेगा वो चाहता है उनका जैसे एक्टिंग करना, क्या कर पाएगा? नहीं, लेकिन उसके आसपास रहेगा। समझ रहे हो नहीं? वो चलो वो भी तो फिलहाल इंसान है। जैसे आप कार्नोट पढ़ते हो ना, थर्मोडायनामिक्स हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं जिसका एफिशिएंसी मैक्सिमम रहता है, तो हर इंसान उसकी सोच के बनाता है कि उतना एफिशिएंसी दे पाए, लेकिन वो दे पाएगा नहीं, क्योंकि आइडियल होता है ना, वो इमेजिनरी है, वो सोचे हैं, वो उतना कोई अचीव नहीं कर पाएगा। उसके आसपास भी कोई चल गया ना, बहुत बड़ी बात है। जैसे आप टारगेट लेके मुझे 10 लाख कमाना है हर महीना मान लो, लेकिन अभी आप कमाओगे, जॉब लग जाएगा, 50-60 हज़ार कमाओगे, फिर धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा। टारगेट उतना है लेकिन उतना नहीं भी हो पाएगा ना, 5 लाख भी पहुंच जाएगा, बहुत खुश आप रहोगे, 2 लाख भी बहुत खुश रहोगे। सोचेगे चलो टारगेट मेरा 5 लाख था पर मंथ, अभी 2 तो पहुंचे। कोई किसी का मान लो और कमाना 10 पहुंचा है तो 8 तो पहुंचा, वहां तक पहुंचे फिर भी खुश रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे इलास्टिक बॉडी नेचुरली आकर नहीं होता, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिले। सिमिलरली प्लास्टिक बॉडी नेचुरल में आकर नहीं होता। प्लास्टिक बॉडी का अगर बात करेंगे तो डिफॉर्मेशन होता है लेकिन परमानेंट होता है। इसका क्या मतलब सर परफेक्ट प्लास्टिक मतलब ये भी आइडियल होता है ना, इसमें तो देख ही रहे मुड़ जा रहा। लेकिन कहने का मतलब क्या है ना कि डिफॉर्मेशन करने का मतलब, प्लास्टिक बॉडी करने का मतलब डिफॉर्मेशन होता है लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, परमानेंट, लेकिन रिटर्न लौट के नहीं आता है। सिमिलरली रिजिड बात करेंगे तो परफेक्ट रिजिड मतलब अगर मारेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर देखने को मिलता है, जो मुझे देखने को मिलता है। भले वो इलास्टिक बॉडी जैसा रिटर्न तो नहीं आएगा लेकिन डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा बहुत कम ही। जैसे बॉक्सर को मारो, बॉडी बिल्डर जो मारता है, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन देंगे। पत्थर को आप दबाओगे, बहुत ज्यादा कोई दबाएगा ना, कुछ ना कुछ में चटक के कुछ ब्रेकिंग, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। दीवार, अब मान लो दीवार को आप मार रहे हो, क्या दीवार को मार के गिरा दोगे? क्योंकि रिजिड है। लेकिन कोई अगर 1 महीना तक मारते रहा ना तो कुछ ना कुछ उसमें गिर जाएगा दीवार, क्योंकि लोड धीरे धीरे पड़ रहा है। आप डेली एक बार मार के आ जाओ, डेली एक बार मार के आ जाओ, आप देखना 1.5 महीना तक एक बार मारोगे ना दीवार को, कोई बॉडी बिल्डर रहा तो 1 महीना के बाद दीवार गिर जाएगा। अब आप बोलोगे सर वो एक ही बार में गिरा दिया, एक बार में नहीं गिरा डियर, वो पिछला 1 महीना से डेली आके सुबह शाम उसको मार रहा है, इसीलिए आज गिरा। तो उतना, अब देखो क्यों गिरा, क्योंकि उसका जो अंदर का रेजिस्टेंस है, बॉडी का रेजिस्टेंस है, वो कमजोर हो गया। तो यानी उस समय से मारा था ना, इंपैक्ट कर रहा था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तो ना तो परफेक्ट रिजिड होता रियल लाइफ में, ना आपका इलास्टिक होता है, ना ही मेरा ये आपका नहीं मतलब परफेक्ट रिजिड ना तो होता है, ना परफेक्ट इलास्टिक होता है, ना रिजिड होता है। ये डेफिनेशन जितना कहा गया ना, ये परफेक्ट का कहा गया है, आइडियली कहा गया है, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी होता है ना, वो 100% रिटर्न कर जाता है, जबकि होता नहीं है। परफेक्ट प्लास्टिक में सर रिटर्न होता ही नहीं है, ये मतलब कहा गया जो ये आइडियल है, मतलब ऐसा होता नहीं है। सिमिलरली कि डिफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये आइडियल है या फिर परफेक्ट है। रियल लाइफ में क्या होता है कि अगर इलास्टिक बॉडी है तो डिफॉर्मेशन मतलब रिटर्न लौट के आएगा, तो कुछ डिफॉर्मेशन भी आएगा। सिमिलरली प्लास्टिक में कुछ ना कुछ और रिगन आता है, उसे रिजिड बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है। इसलिए कहा है परफेक्ट आपका प्रैक्टिकली परफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट जो भी, परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट प्लास्टिक, परफेक्ट रिजिड इज नॉट पॉसिबल। अच्छा पॉसिबल क्या है सर, वो आप देख लो। पॉसिबल मेरा ये है डियर, ऑल बॉडी आर डिफॉर्मल बॉडी अंडर सर्टन लिमिट। मतलब जितने भी बॉडीज होता है ना, सब डिफॉर्म करता है एक लिमिट के बाद। जैसे रबड़ भी मैंने कहा वो भी डिफॉर्म करेगा। भाई कितना तक करोगे, आप पूरा खींच के तोड़ ही दो, लंबा तो हो ही जाएगा। कोई रबड़ जो हम लोग इरेजर लेते हैं, इरेजर को भी खींचो फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है जैसे रबड़ लो आप दाबो, जैसे आप स्पंज रहता है, स्पंज को दाबते हो खराब नहीं होता, लेकिन आप इतना दाबो ना, एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा दाबोगे ना, देखना वो दब जाएगा, होगा बहुत टाइम के बाद होगा लेकिन होगा, और एक लिमिट तक होगा। उस लिमिट के बाद उसमें भी डिफॉर्मेशन नजर आएगा। तो कोई भी बॉडी रहता है उसमें डिफॉर्मेशन होता है एक सर्टेन लिमिट के बाद। दूसरा केस इलास्टिक बॉडी क्या होता है, पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। तो परफेक्ट मैंने कहा कि परफेक्ट प्लास्टिक में क्या होता है भाई, इलास्टिक में कि रिमूव आ जाता है लोड हटाने के बाद। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ये होता है कि डिफॉर्मेशन इज नॉट परमानेंट, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें जब छोड़ेंगे लोड ना तो डिफॉर्मेशन आएगा ही। जैसे यहाँ रबड़ है खींच रहे, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जरूर होगा। और अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकली लाइफ में प्लास्टिक बॉडी का, तो डिफॉर्मेशन आर परमानेंट, मतलब परमानेंट होगा। लेकिन मैंने यहाँ क्या कहा था, परफेक्ट आपका प्लास्टिक में क्या कहा था कि पूरी तरह से रिटर्न आता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत आ सकता है, क्योंकि मेटल को भी जब मोड़ोगे ना कुछ तो आएगा, बहुत कम, आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन रिटर्न आएगा। मेरा बात समझ लो, ये बहुत अच्छा समझोगे। लिखो फेंको पेन होता है ना, वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। आप थोड़ा देखना उसको मोड़ो और मोड़ने के बाद छोड़ना,
वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जैसे आप छोड़ दोगे ना उतना ही रहेगा, वो थोड़ा सा, मतलब मेरा बात समझो, यहाँ मेरे पास है नहीं, है ना, जैसे कि एक सेकंड मेरे पास एक चीज़ है, मैं आप लोग को ट्राई करता हूँ दिखाने का। ये समझो कि स्टिक है जो प्लास्टिक का, मैंने इसे मोड़ा, देखो इसे मोड़ा, अगर मेरा इलास्टिक बॉडी रहेगा तो देखो आ गया ना, रिटर्न आ गया, यहाँ पे देखो रिटर्न आ जा रहा, देखो मोड़ रहे रिटर्न आ जा रहा है, ये हो गया क्या, परफेक्ट इलास्टिक। अगर रहेगा परफेक्ट प्लास्टिक तो क्या होगा, मोड़ेंगे ना तो टूट ही जाएगा, जैसे कि इस तरह करेंगे तो एकदम यही रहेगा, कोई दूसरा ले लेंगे, जैसे आप मैंने कहा ना लिखो फेंको वाला पेन ले लेना, उसको मोड़ो मोड़ के रह जाएगा, लेकिन छोड़ो अभी मुड़ के रह गया, और रिजिड में कोई फर्क नहीं। लेकिन एक चीज बताओ, अब देखते हैं परफेक्ट इलास्टिक, ये परफेक्ट इलास्टिक ही है क्योंकि रबर टाइप से है, देखो आ जा रहा है, लेकिन अगर एक लिमिट, जैसे मैंने यहाँ क्या कहा, इलास्टिक बॉडी में डिफॉर्मेशन इज नॉट परमानेंट, मतलब क्यों, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट के बाद डिफॉर्मेशन उसमें भी होता है, किसमें, इलास्टिक बॉडी में भी डिफॉर्मेशन होता है, लोड हटाने के बावजूद भी। अब समझो प्रैक्टिकली, ये मैंने लोड लगा, अब देखो इतना देर लगा के इस तरह करके रख रहे हैं, कुछ देर तक आपको देखना यहाँ पे क्या दिखाई देगा, ठीक है, आपको दिखाई दे, जबकि इलास्टिक बॉडी है। अब देखो क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मुड़ा कि नहीं, अगर आप ध्यान से देखोगे डियर तो ये पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, कुछ मुड़ गया है, जबकि इलास्टिक बॉडी है। तो एक डिफॉर्मेशन, एक लिमिट के बाद इसमें भी डिफॉर्मेशन क्या होता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है क्या कि भाई डिफॉर्मेशन इज परमानेंट, इलास्टिक बॉडी में डिफॉर्मेशन नॉट परमानेंट, परमानेंट नहीं होता लेकिन होता जरूर है। उसी तरह ये प्लास्टिक बॉडी में डिफॉर्मेशन परमानेंट तो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से वो रिटर्न होगा ही नहीं, थोड़ा बहुत जरूर रिटर्न होता है, थोड़ा बहुत, जैसे कि उसी तरह लिखो फेंको पेन लेना, देखो इस तरह मान लो हम लोग करते हैं, जैसे मान लो इसको मोड़ दिए एग्जाम्पल के तौर पे, देखो ये प्लास्टिक में आ गया, लेकिन ध्यान से अगर इतना करेंगे ना तो कुछ तो जाएगा। चलो ये तो प्लास्टिक बॉडी इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन आप देखोगे ना लोहा को भी करोगे थोड़ा बहुत होता है, समझ आए। तो ये सभी चीज़ें अभी हम लोग को अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे अब वो मैं बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग इतने पढ़ेंगे फंडामेंटल चीज़, अगले क्लास में हम लोग ये पूरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे लोड के बारे में। अभी मैंने आज आप लोग को सिर्फ बॉडी के बारे में समझाया, बॉडी क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिक, आपका परफेक्ट प्लास्टिक, परफेक्ट रिजिड, और नेचुरली में इलास्टिक प्लास्टिक क्या होता है समझे। कल हम लोग पढ़ेंगे लोड के बारे में क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सियल लोड कितना तरह का होता है, टेंसाइल होता है, कंप्रेसिव होता है, उसमें भी टाइप्स होता है, सेम शेयर क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एक्सियल क्या होता है, रिएक्शन देखने को मिलता है हर एक लोड में, वो रिएक्शन देखेंगे। तो कल का क्लास हो सकता है ये लोड और रिएक्शन का 2 क्लास चले क्योंकि ये बहुत बड़ा है, अलग अलग तरह का लोड है, वही तो इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप बॉडी समझ गए कैसा कैसा होता है, लोड समझ गए क्या क्या होता है, और रिएक्शन समझ गए, तो डियर सोम पढ़ना एकदम बेसिक, क्योंकि यही सोम में पढ़ना है, यही सोम का सब कुछ है। बाकी चीजें तो वही है, अलग अलग बीम लेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर लेंगे, वहां लोड लगाएंगे और रिएक्शन देखेंगे, और उसके चलते क्या शेयर फोर्स बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, कॉलम पढ़ेंगे, जितना चैप्टर आप देख लो सब में बेसिकली यही सब ही पढ़ते हैं। तो दैट इज वाई आज का क्लास और आने वाला 1-2 क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आई होप तो आप लोग को क्लास पसंद लगा होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और हम लोग कुछ और नए चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे भी, जो कि एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग को मजा लगा भी। और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है डियर, मैं पहले बताता हूँ, इलास्टिक बॉडी से, प्लास्टिक बॉडी से, रिजिड बॉडी से पूछा जाता क्वेश्चन। पॉसिबली प्लास्टिक इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो लोड होता है उसमें कितना कितना रिएक्शन लगता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, उतना से तो जरूर पूछा जाएगा, बाकी चीज एक तरह से डेफिनेशन था समझने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रॉपर तरह से इसका रिवीजन करते रहिए, एंड जैसे क्लास कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी, हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे तब आपको प्रैक्टिस भी करना है। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।